बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना कि जिस जमीन पर आज हम बसे हैं, उस भारत के असली और सबसे पहले निवासी आखिर थे कौन? क्या वो हड़प्पा के लोग थे, या वैदिक ऋषि, या फिर कोई ऐसा जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं बहुत गहरी दबी है? सच बताऊं तो इसका जवाब किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी और रोमांचक है। तो चलिए बिना देर किए इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम पूरे 5 करोड़ साल, जी हाँ, 50 मिलियन साल के उस अकल्पनीय सफर पर निकलने वाले हैं जिसने भारत के भूगोल से लेकर यहाँ रहने वाले पहले इंसानों की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। इस चर्चा में इस महाकाव्य जैसी कहानी को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले भारत का प्राचीन स्वरूप, फिर पहले मेहमान और उनका विनाश, उसके बाद होमो सेपियंस की यात्रा, भीमबेटका का पहला घर, उनके हथियार और कला, और आखिर में हड़प्पा से सनोली तक का सफर। तो कुल मिलाकर ये भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव विकास की एक बेहद थ्रिलिंग टाइमलाइन होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। भाग 1, भारत का प्राचीन स्वरूप और इस विशाल उपमहाद्वीप का जन्म। अब जरा समय के इस पहिए पर गौर करते हैं। 5 करोड़ साल पहले का भारत आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए, ये अफ्रीका से टूटकर समंदर में तैरता हुआ एक अकेला द्वीप था। फिर क्या हुआ? एक महाटकराव। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से इतनी भयानक रफ्तार से टकराई कि समझ लीजिए धरती का सीना ही फट गया, और जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची दीवार यानी हिमालय का। और कमाल की बात देखिए, इसी हिमालय ने मॉनसून की पहली बारिश कराई और एक वीरान से भारत को हरे भरे स्वर्ग में बदल दिया। लेकिन इंसानों के आने से पहले का ये भारत था कैसा? सच कहूं तो इस घने और खूंखार जंगल का नियम, जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं था, बल्कि जिसका जबड़ा सबसे बड़ा राज उसी का था। यहां 10 फीट लंबे दांतों वाले स्टिगोडेन नाम के विशालकाय हाथी घुमा करते थे। उनके चलने से बकायदा जमीन कांपती थी। और नदियों में ट्रक के आकार के हेक्साप्रोटोडॉन राज करते थे, जो इतने ताकतवर थे कि पत्थरों को भी चबा जाए। साफ है, कमजोरों के लिए इस आदिम दुनिया में कोई जगह नहीं थी। अब कहानी में थोड़ा सस्पेंस लाते हैं। भाग 2, इस खतरनाक जंगल के पहले मेहमान और उनका रहस्यमयी महाविनाश। करीब 15 लाख साल पहले अफ्रीका से मीलों का सफर तय करके भारत की धरती पर पहले होमिनिड्स ने कदम रखा, होमो इरेक्टस। और ध्यान दीजिए, हवा में तैरते हुए नहीं, बल्कि पूरी तरह से पैदल चलकर। इसका पक्का सबूत हमें चेन्नई के पास अतिरमपक्कम में मिले 1.5 लाख साल पुराने तराशे गए पत्थर के औजारों से मिलता है। इतना ही नहीं, 1982 में मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में नर्मदा मानव की पूरी खोपड़ी मिली थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बिना किसी आधुनिक हथियार के, सिर्फ पत्थरों के दम पर इन्होंने लाखों सालों तक भारत के हर कोने पर राज किया। और यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो साबित करता है कि प्रकृति का एक झटका कैसे सब कुछ खत्म कर सकता है। समंदर पार इंडोनेशिया में अचानक एक टाइम बॉम्ब फट पड़ा, टोबा सुपर वोल्केनो। ये धमाका इतना भयानक था कि भारत का पूरा नीला आसमान राख से ढक गया, सूरज जैसे गायब हो गया, और ज्वालामुखी राख ने पूरी दुनिया का तापमान इस कदर गिरा दिया जिससे विज्ञान वोल्केनिक विंटर या ज्वालामुखीय सर्दी कहता है। भारत, जो कल तक एक गर्म और हरा भरा देश था, अचानक बर्फ जैसा ठंडा और जहरीला हो गया। नतीजा क्या हुआ? जो प्रजाति लाखों सालों तक बेताज बादशाह थी, वो इस तबाही में अचानक खत्म हो गई। लेकिन क्यों? दरअसल उनके भारी पहलवानों जैसे शरीर को बहुत ज्यादा ऊर्जा और खाने की जरूरत थी, जो उस बर्फ में कहीं नहीं था। उनके वो पुराने भारी पत्थर के औजार अब तेज दौड़ने वाले छोटे जानवरों का शिकार करने में एकदम बेकार थे। और सबसे बड़ी बात, उनका दिमाग इतना विकसित नहीं था कि वो कल के लिए खाना जमा कर सकें या भविष्य की कोई प्लानिंग कर सकें। विडंबना देखिए, उनकी वही शारीरिक ताकत उस जमा देने वाली ठंड में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब इस वीरान और राख से ढकी जमीन पर सर्वाइवर्स की एंट्री होती है। भाग 3, होमो सेपियंस की यात्रा। टोबा के उस महाविस्फोट के बाद अफ्रीका का उनका घर भी सूखने लगा था। मजबूर होकर हमारे सीधे पूर्वजों ने अपना सब कुछ समेटा और निकल पड़े। लाल सागर को उन डगमगाते राफ्ट से पार करना मतलब मौत के कुएं में कूदने के बराबर था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अरब के तट पर पहुंचने के बाद अंदर रेगिस्तान में जाने के बजाय उन्होंने गजब की समझदारी दिखाई। उन्होंने कोस्टल माइग्रेशन यानी तटीय प्रवास का रास्ता चुना। वो समंदर के किनारे किनारे मछलियां और केकड़े खाते हुए कई पीढ़ियों तक चलते रहे।
और आखिरकार करीब 65,000 साल पहले वो एक संवर चुके हरे भरे भारत की दहलीज पर पहुंच ही गए। पर ठहरिए, भारत के घने जंगल कोई जन्नत नहीं थे, ये तो मौत और खतरों की असली भूल भुलैया थे। तो भाग 4 इसी संघर्ष के बारे में है, भीमबेटका, जहां इंसान ने अपना पहला घर बनाया। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि हमारे पूर्वजों ने मध्य प्रदेश के भीमबेटका के प्राकृतिक पत्थरों के महलों में पनाह कैसे ली। उस दौर में खुले आसमान के नीचे सोने का मतलब था सीधे बाघों और खूंखार जानवरों को दावत देना। ऐसे में आग उनकी सबसे पहली सिक्योरिटी गार्ड बनी। जब तक गुफा के द्वार पर आग जलती, मजाल है कोई जानवर अंदर आ जाए। और मजे की बात तो यह है कि यही आग उनका ओरिजिनल सोशल मीडिया भी थी। रात को पूरा कबीला इसी आग के चारों ओर बैठता, शिकार की कहानियां सुनाता और सुख दुख बांटकर इंसानियत का एक नया समाज बनाता था। तो जैसे जैसे इंसान भारत में बसा, उसकी बुद्धि का भी विकास हुआ। भाग 5 हथियार, कला और संस्कृति। ये हिस्सा साबित करता है कि दिमाग की ताकत बाहुबल से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ये कुदरत के खिलाफ इंसान की सबसे बड़ी बौद्धिक जीत थी। इन दोनों हथियारों में जरा फर्क देखिए। एक तरफ होमो इरेक्टस की भारी बिना धार वाली कुल्हाड़ी है, जिसे एकदम करीब जाकर इस्तेमाल करना पड़ता था। किसी तेज चिड़िया या भागते हिरण पर तो ये पूरी तरह बेकार थी। और दूसरी तरफ है होमो सेपियंस का माइक्रोलिथ। उन्होंने क्या किया? पत्थरों को ऐसे ही तोड़ना बंद किया और उन्हें तराश कर इंच भर के नन्हे बेहद धारदार ब्लेड बनाए। फिर उन्हें लकड़ियों और हड्डियों पर चिपका दिया। भाई, ये तो उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब वो दूर से ही छिपकर बिना कोई आहट किए शिकार कर सकते थे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिले ये हथियार चीख चीख कर बताते हैं कि इंसान ने अपनी अक्ल से अपनी भूख को कैसे मात दी। लेकिन बात सिर्फ जमीन पर शिकार करने तक सीमित नहीं थी। भीमबेटका की पेंटिंग्स हमें एक प्राचीन और बेहद खतरनाक मिशन के बारे में बताती हैं, शहद निकालना। जरा सोचिए, बिना किसी सेफ्टी गियर के लताओं से रस्सियां बनाना, हजारों फीट गहरी खाइयों के ऊपर लटकना और फिर धुएं का इस्तेमाल करके गुस्साए मधुमक्खियों को शांत करना, ये कोई आम बात नहीं थी। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि कुदरत के सबसे शुद्ध ग्लूकोज, उस दौर के सुपर एनर्जी फूड को पाने का तरीका था। ये उनकी बहादुरी और क्रिएटिव सोच का एक बेजोड़ प्रमाण है। और ये जानकर तो शायद बेहद हैरानी होगी कि आज के सूखे महाराष्ट्र में कभी शुतुरमुर्ग घुमा करते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। महाराष्ट्र के पाटनी गांव में शुतुरमुर्ग के अंडों के 25,000 साल पुराने छिलके मिले हैं। एक अंडा मुर्गी के 24 अंडों के बराबर होता था। मतलब पूरे परिवार की शानदार दावत। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि वे इन मजबूत छिलकों को फेंकते नहीं थे, बल्कि उन्हें पानी पीने के प्याले या वाटर बोल्स की तरह इस्तेमाल कर लेते थे। है ना गजब का जुगाड़? अब शरीर की भूख मिटाने के बाद इंसान धीरे धीरे एक चिंतक बन रहा था। भीमबेटका की गुफाओं में बने जानवरों के चित्र कोई आम आर्ट गैलरी नहीं थे, बल्कि शिकार को मुट्ठी में करने का एक आदिम जादू माना जाता था। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब दिखा जब मौत का सामना हुआ। जानवरों की तरह अपनों को गिद्धों के लिए छोड़ने के बजाय उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महादहा में उन्होंने अपने परिजनों को बड़े प्यार और सम्मान से दफनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कब्र में उनके पसंदीदा भाले, मांस और गहने भी रखे। यह इतिहास का वो पहला पल था जब माना गया कि मौत अंत नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया का सफर है, जिसके लिए आत्मा को इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। यही धर्म और आध्यात्मिकता की पहली नींव थी। चलिए अब इतिहास के पन्नों को जरा तेजी से पलटते हैं। घुमंतू शिकारी इंसान अब बीज बोना सीख चुका था। तो ये है आखिरी भाग, हड़प्पा से सनौली तक एक महानगरीय सभ्यता का जन्म। यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट यह है कि लगभग 5,000 साल पहले जब पूरी दुनिया झोपड़ियों में रह रही थी, तब भारत में दुनिया की सबसे आधुनिक सभ्यता आकार ले रही थी। और सबसे बड़ा आश्चर्य था ईंटों का ये अनुपात, 4:2:1, 4:2:1। चाहे शहर एक दूसरे से हजारों मील दूर क्यों ना हो, ईंटों का ये मानकीकृत और स्टैंडर्ड आकार पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकदम समान था। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उनकी अविश्वसनीय संगठनात्मक शक्ति और एक बेहद मजबूत शासन व्यवस्था का पक्का सबूत है। सच कहूं तो सिंधु घाटी की ये अर्बन प्लानिंग आज के बड़े बड़े इंजीनियरों को भी हैरत में डाल देती है। यह सच में दुनिया की पहली स्मार्ट सिटी थी। सड़कें बिल्कुल 90 डिग्री के समकोण पर कटती थीं। घरों के मुख्य दरवाजे धूल मिट्टी से बचने और प्राइवेसी के लिए मेन रोड की बजाय पीछे की गलियों में खुलते थे।
गंदा पानी निकालने के लिए बाकायदा ढकी हुई पक्की नालियां थीं, जिनमें साफ सफाई के लिए मैनहोल भी बने थे। और तो और मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार को प्राकृतिक डामर यानी नेचुरल बिट्यूमेन से वाटरप्रूफ किया गया था। हर घर में रोशनी और हवा के लिए 5000 साल पुरानी एडवांस वेंटिलेशन प्रणाली थी। सोचिए, उस दौर में ऐसा दिमाग। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती है। जब हम सिंधु से गंगा के मैदानों की ओर मुड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश के सनौली में हुए उत्खनन एकदम चौंकाने वाले सबूत सामने लाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को यहां जमीन के नीचे से तांबे से मढ़े हुए 2 पहियों वाले शाही रथ और एंटीना स्वॉर्ड्स यानी तांबे की मूठ वाली विशाल तलवारें मिलीं। इस पुरातात्विक खोज ने इतिहास की उस पुरानी धारणा को ही पलट के रख दिया कि रथ भारत में बाहर से आए थे। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये खोज हमारे महाकाव्य महाभारत में बताए गए योद्धाओं और उनके हथियारों से बहुत हद तक मेल खाती है। और ये सब हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या महाभारत सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या ये हमारे पूर्वजों का वो सच्चा इतिहास है जो हजारों सालों से बस इसी जमीन के नीचे दबा हुआ था? 5 करोड़ साल पहले के एक वीरान टुकड़े से लेकर पत्थर के नन्हे हथियारों और तांबे की उन विशाल तलवारों तक का ये सफर वाकई विस्मयकारी है। खैर, इतिहास के ऐसे ही और रहस्य हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।